नमस्कार बच्चों, आज क्लास 12th हिंदी गद्य खंड छठवां जो चैप्टर है आपका नमक, जिसको रजिया सज्जाद जहीर लेखिका ने लिखा हुआ है। आप लोग जानिए समझिए कि रजिया सज्जाद जहीर की जो नमक शीर्षक कहानी आज यहाँ पर हम वर्णित करेंगे, ये भारत पाक विभाजन, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसके बाद, भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों में, यानी कि हम लोग एक से दूसरे जगह पहुंच गए, पाकिस्तान के भारत में, भारत के पाकिस्तान में पहुंच गए। जब इसका विभाजन हो गया तो यहाँ के लोग वहां, वहां के लोग यहाँ आ गए, बस गए। फिर भी लोगों के दिलों में टटोलती एक मार्मिक कहानी कि अलग अलग होने के बावजूद भी हमारा मन एक दूसरे के लिए जुड़ा हुआ है। भले हम यहाँ के निवासी, भारत के निवासी हों, लेकिन जाकर के पाकिस्तान की किसी सीमा के अंदर हमें रहना पड़े, फिर भी हमारे दिल हिंदुस्तान को याद करते हैं। यानी कि यहाँ से वहां होने पर भी हमारे मन, हमारे दिल अपनी जन्मभूमि को याद करते हैं। तो ऐसी दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है ये नमक। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश, परदेश की, देश की या परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। आप लोग इस पाठ में पढ़ेंगे कि विस्थापित होकर आई सिख बीबी जो विस्थापित हो गई, दूसरे स्थान से अपने दूसरे शहर में उसको रहना पड़ा, तो विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है। लाहौर से अलग आ गई है, लेकिन फिर भी उसका मन, उसका दिल लाहौर में ही रखा हुआ है। लाहौर को ही वो अपना वतन मानती है और सौगात के तौर पर वहां का नमक लाने के लिए फरमाइश करती है कि वहां से अगर जा रही हैं आप तो मुझे नमक लेते आना। कस्टम अधिकारी, इसका पहले हम सारांश बता रहे हैं आपको। कस्टम अधिकारी का वर्णन आएगा इस पाठ में, जो नमक ले जाने की इजाजत देते हुए, वैसे मान्यता नहीं है कि यहाँ का नमक वहां ले जाया जाए, सीमा पार किया जाए, फिर भी वो इजाजत दे देता है। इजाजत देते हुए, जिसे गैर कानून लोग मानते हैं, ले जाना गैर कानूनी है नमक का ले जाना, फिर भी वो इजाजत दे देता है, सिर्फ अपनी जन्मभूमि के लिए। देहली को अपना वतन बताता है वो कस्टम अधिकारी। इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त जी का कहना है कि मेरा वतन ढाका है, मेरा वतन ढाका है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगहें मुकर्रर कर चुके हैं। इसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं, जो जमीन पर रेखाएं खिंच गई हैं, उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई। हम बढ़ तो गए, देश का विभाजन हो गया, यहाँ के लोग वहां, वहां के लोग यहाँ आकर के रहने लगे, फिर भी हमारे दिल में ये रेखाएं नहीं खिंच पाई। नमक जैसी छोटी सी चीज, नमक जैसी छोटी सी चीज का सफर पहचान के लिए इस हार्दिक पहलू को परत दर परत उघाड़ देता है। यह हार्दिक पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है, तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन है, बहुत ही सारगर्भित भी उनका कथन है। उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है। वो नमक देता है, कहता है कि जाकर के जिसको देना है आप दे दीजिए, कह देना कि लाहौर का मैं निवासी हूँ, लाहौर भली मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन लाहौर मेरा भी वतन है और दिल ही मेरा। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। हम अलग अलग होने के बावजूद भी एक हैं। इतना प्रेम भाव इस पाठ में नमक शीर्षक में रजिया सज्जाद जहीर ने बताया हुआ है। अब इसको ध्यान से आपको सुनना है, समझना है, बहुत गौर करके सुनना। उन दिनों, जिस समय की बात लेखक रजिया सज्जाद जहीर कर रही हैं, उन सिख बीबी को देखकर, सिख बीबी को हमने देखा, सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान रह गई। सफिया एक बालिका थी, एक लड़की थी जो रवाना हो रही थी। तो सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान रह गई। किस कदर उसको याद करती है वो सफिया नाम की लड़की, सिख बीबी को याद करते हुए कहती है कि किस कदर वह उनकी माँ से मिलती थी। याद करती है कि जो सिख बीबी है वो हमारी माँ से कैसे मेल जोल रखा करती थी, कैसे मेल मिलाप उनका होता था। वही भारी भरकम जिस्म, मोटी ताजी थी क्योंकि पंजाबी जाति की थी, तो भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी उनकी चमकदार आंखें थी जिनमें नेकी, मोहब्बत
और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती थी। कोई भी अगर उनका सिख बीबी का चेहरा देख ले तो आंखों में चमक, मोटा ताजा शरीर था उनका जिस्म, उनकी आंखों का, उनका चेहरा को देख करके ऐसे लगता था कि इनके चेहरे से मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगा रही है। कोई भी उनके चेहरे को देख ले तो चेहरा जैसा खुली हुई किताब, यानी कि उनके चेहरे से वो चीजें स्पष्ट हो जाया करती थी जो उनके हृदय में होती थी। कुछ लोग आजकल के ऐसे होते हैं कि हृदय में कुछ और मुंह पर कुछ, चेहरे पर कुछ और, यानी कि उनके अंदर जैसे भाव थे वही भाव चेहरे पर झलकते थे। तो ऐसी प्रकृति की वो थी सिख बीबी। वैसे ही वो क्या पहनती थी? सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा, जैसा उनकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। और ये साफिया थी जो लड़की, ये मुस्लिम जाति की थी, और सिख बीबी वो पंजाबी थी। तो सफेद बारीक वो सिख बीबी थी ना, तो सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा वो ओढ़ती थी क्योंकि वो पंजाबी थी। उनको दुपट्टा ओढ़े देख करके उसको अपनी माँ की याद आ जाती है कि मेरी माँ भी मुहर्रम में ओढ़ा करती थी इस तरीके का मलमल का दुपट्टा। भले वो कोई किसी कलर का हो, भले उनका हरे रंग का दुपट्टा हो, लेकिन ओढ़ा करती थी वो मुहर्रम के महीने में। जब साफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से यानी कि प्रेम के साथ देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान है, ये जो लड़की बैठी है साफिया ना, ये मुसलमान है। कल ही सुबह लाहौर जा रही है, ये लाहौर जाना है इसको कल, क्योंकि लाहौर में इसके भाई रहते हैं, अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा है। आकर के यहाँ निवास करने लगी, रहने लगी, कई सालों से अपने भाइयों से नहीं मिली, इसलिए कल ये लाहौर अपने भाइयों से मिलने के लिए जा रही है। जहां से सिख बीबी ने नाम सुना कि ये साफिया जो लड़की है मुस्लिम, ये लाहौर जा रही, तो लाहौर का नाम सुनकर के वे उठकर साफिया के पास आ गई और उसे बताने लगी कि बेटी सुन, लाहौर कितना प्यारा शहर है, बहुत प्यारा शहर है लाहौर, जहां तुम्हें जाना है कल। वहां के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, अच्छा खाने के शौकीन होते हैं वहां के लोग, अच्छे कपड़े पहनने के, सैर सपाटे करने के रशिया होते हैं। जिंदा दिली की तस्वीर है लाहौर के लोग, बहुत अच्छे लोग हैं लाहौर में। उन्हें खाना खाना पसंद है, अच्छी अच्छी चीजें खाना, अच्छे कपड़े पहनना, सैर सपाटे करना, और जिंदा दिल लोग होते हैं लाहौर में। तो रात्रि के समय वो पंजाबी के यहाँ जो साफिया आई हुई थी, कीर्तन होता रहा, कीर्तन चल रहा था। जानते हैं कि सिख धर्म में कीर्तन इत्यादि ज्यादा होते हैं, कीर्तन होता रहा। वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही, साफिया के पास आकर के बैठ गई, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये लड़की लाहौर जा रही कल। साफिया ने एक बार बीच में पूछा भी कि माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। उन्होंने पूछा उनसे सिख बीबी से कि हे माता जी, क्योंकि माता जी की उम्र की ही थी, जब ये बहुत छोटी रही होगी साफिया, तब उनकी माता जी से मेल मिलाप इनका होता रहा था। भली साफिया की माँ खत्म हो जाती है तो फिर भी उनको माता जी का दर्जा वो दे रही थी लड़की। लेकिन वो सिख बीबी जो थी ना, वो लाहौर की ही निवासी थी। विभाजन के समय उनको यहाँ आकर के रहना पड़ा। तो पूछा साफिया ने कि आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। तो बोले, सिख बीबी बोलती है, हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आ गए थे। जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया था, पाकिस्तान अलग हो गया था, तब हम यहाँ आ गए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है। जब यहाँ निवास हो गया तो यही कारोबार चलने लगा, घर मकान कोठी इत्यादि बन गई, बिजनेस भी है यहाँ पर हमारा, सब कुछ ठीक है। पर लाहौर मेरी जन्मभूमि है, बचपन हमने लाहौर में व्यतीत किया, वो बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है, हमारा मन दिल लाहौर में ही बसता है। भले हम यहाँ निवास कर रहे हैं, कुछ भी है, सब कुछ कारोबार भी हो रहा है, लेकिन दिल आज भी लाहौर को याद करता है। जब लाहौर की याद वो सिख बीबी करने लगी, फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं, दूधिया आंचल में समा जाते हैं। जहां से लाहौर की याद करके कुछ बातें करती है सिख बीबी, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंसू टप टप करके जो सफेद वो दुपट्टा ओढ़ी थी मलमल का, उसमें गिरने लगते हैं। मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती है, शाडा लाहौर। बहुत सुंदर लाहौर है वो, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत याद आती है। चलो, अब उनके यहाँ जो जश्न मनाया जा रहा था सिख बीबी के यहाँ, कीर्तन जो हो रहा था लगभग 11 बजे तक खत्म हुआ। रात्रि के 11 बजे तक कीर्तन उनके यहाँ चलता रहा। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी
और साफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, तब साफिया ने धीमे से पूछा कि हाँ, आपने प्रसाद दे दिया मुझे, मैंने प्रसाद ले लिया, आप भी प्रसाद को खाइए, अब हम जा रहे हैं अपने घर, तो लेकिन एक बात आप बताइए, कल हमें लाहौर जाना है, मुझे पता चला कि आपका वतन लाहौर है, कोई लाहौर से आप सौगात, भेंट, उपहार कुछ मंगाना चाहती हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको वो उपहार ला दूंगी। मुझे हुक्म दीजिए, आपको क्या चाहिए, आप अपने वतन से, अपने लाहौर से। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, यानी कि वो शिख बीबी अपने गेट के पास में खड़ी हुई थी, तो हिचकिचा करके बहुत ही आहिस्ता से बोली, धीमे से उस साफिया से बोलती है कि बेटी मुझे और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम ला सकती हो मेरे लिए तो थोड़ा सा लाहौरी नमक ला देना मेरे लिए, लाहौरी नमक, लाहौर का नमक, क्योंकि बचपन से ही हमने लाहौर का नमक खाया है, वहीं का नमक खा करके हम बड़े हुए, लेकिन विभाजन के समय हमें यहाँ आना पड़ा, रहना पड़ा, तो हमें लाहौर का थोड़ा सा नमक ला देना अगर ला सको। चलिए आगे। 15 दिन यूं गुजरे कि पता ही नहीं चला। वो साफिया अगले दिन अपने भाइयों के पास लाहौर के लिए रवाना हो गई, पहुंच गई। भाइयों ने भी खूब स्वागत सत्कार अपनी बहन का किया, काफी वर्षों के बाद उसकी बहन मिली थी साफिया। तो लगभग 15 दिन यूं गुजरे कि पता ही नहीं चला। जिम खाना की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, जिम खाना की शामें, खूब अच्छा भोजन नाश्ता भाइयों ने कराया, उसकी दावतें कराई अपनी बहन की, यानी साफिया की। जब वो पहुंच गई लाहौर, दोस्तों से मिलवाया, भाइयों की खातिरदारियां, उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर दें। सब भाई इतना स्नेह दिया मुझे, साफिया कह रही, कि उनका ये बस न, अपनी बहन को हम क्या ना दे दें, कितनी खातिरदारी करें जिससे पूरी तरीका से संतुष्ट होकर के हमारी बहन यहाँ से जाए। तो पूरी खातिरदारी अपनी बहन की, यानी कि साफिया की, उनके भाइयों ने जब वो लाहौर पहुंची तो की। उनके दोस्तों से मिलवाया, दोस्तों ने खूब खातिरदारी की उनकी बहन की, क्योंकि कई वर्षों के बाद वो बिछड़ी हुई बहन उनको मिली हुई थी। दोस्तों, अजीजों की यह हालत कि कोई कुछ लिए आ रहा था। जब पता चला कि हमारे दोस्त की बहन आई है, साफिया आई है हिंदुस्तान से, तो उनके जो दोस्त अब उसके बहन को देने के लिए कई उपहार भी ला रहे थे, गिफ्ट ला रहे थे, कोई कुछ ला रहा था, कोई कुछ ला रहा था। कहाँ रखें, कैसे पैक करें? 15 दिन व्यतीत हो गए। अब पता चला कि अब 15-20 दिन के बाद अब उसको वापस भी अब लौटना है, साफिया को जाना है। तो जब पता चला कि ये लड़की अब जाएगी अपने वतन को, अपने देश को, उसने कहा कि अब हम गिफ्ट में क्या दे दें। तो भाइयों ने भी खूब कीमती उपहार अपनी बहन को देना चाहे। जब भाइयों के दोस्तों को पता चला तो वो भी तरह तरह की गिफ्ट लेकर के साफिया के पास आने लगे कि हम लोगों की तरफ से ये आप ले जाइए, गिफ्ट, उपहार है आपके लिए। तो साफिया के पास बहुत सारा सामान हो गया उपहार स्वरूप लौटते वक्त, क्योंकि कोई कुछ लाया था, कोई कुछ लाया था। अब वो सोच रही थी साफिया कि कहाँ रखें इन सब चीजों को, हम कहाँ रखें, कैसे पैक करें, क्यों कर ले जाएं। एक समस्या थी, कैसे ले जाएंगे इतनी सारी चीजों को हम। एक समस्या उसके सामने खड़ी हो गई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी एक मुसीबत। कौन सी समस्या थी? बादामी कागज की एक पुड़िया की, जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। उसने लाहौर का नमक ले लिया था, थोड़ी कम से कम एक सेर, उसने पुड़िया बना ली थी। अब उसने कहा कि ये सब चीजें तो ले जाएंगे। वहां जाकर के उसको मालूम पड़ा कि यहाँ से नमक ले जाना गैर कानूनी है, हम लाहौर का नमक अपने हिंदुस्तान में नहीं ले जा सकते। जब ये पता चला तो वो बड़ी विपदा में आ गई, कष्ट में आ गई, बड़ी परेशानी हुई कि हमें तो ले जाना है। हम अपनी सिख बीबी से वादा करके आए हैं कि लाहौर का नमक आपके लिए एक सेर जरूर लाएंगे। अब लेकिन कैसे ले जाएंगे? चेकिंग होगी कस्टम पर, तो सीमा पर चेकिंग की जाएगी, कैसे ले जाएंगे ये पुड़िया? तो सब सामान, तो समस्या ज्यादा नहीं थी, सामान तो वैसे ज्यादा था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ले जाने की थी लाहौर का नमक। तो जो एक सेर की पुड़िया उसने नमक की बना ली थी वहां से लेकर के, खरीद करके, तो ये समस्या उसके सामने थी, इसको कैसे ले जाएंगे। अच्छा, और एक बात गौर करिए, साफिया का जो ये भाई था वह भी पुलिस का एक अफसर था, वहां पर लाहौर में पुलिस ऑफिसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। साफिया ने सोचा कि मैं अपने भाई से ही पूछ लूं, क्योंकि ये भी पुलिस का अधिकारी है, ऑफिसर है, मुझे नमक ले जाना आवश्यक है, तो क्या अपने भैया की भी सलाह ले लूं कि कैसे ले जाऊं ये नमक में। नमक मुझे ले जाना है, मैंने मंगा के रख ही लिया है। तो चुपके से पूछने लगी अपने भाई से, जो पुलिस अधिकारी था, क्यों भैया, हम अपने देश जा रहे, भारतवर्ष जा रहे, क्या नमक ले जा सकते हैं?
ये हम लाहौर का नमक एक सेर वहां ले जाना चाहते हैं। मैं किसी से वादा करके आई थी कि मैं आपके लिए नमक लाऊंगी, तो जहां से उसने सोचा कि हमारी बहन नमक ले जाना चाहती है, तो वह हैरान होकर बोला नमक, अरे नमक तो तुम नहीं ले जा सकती, मना कर दिया, गैरकानूनी है ये नमक ले जाना। और नमक का आप क्या करेंगे, क्या करेंगे नमक का? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है, यानी कि हिंदुस्तान में तो और ज्यादा नमक आता है, प्राप्त होता है, बनता है, लेकिन आप यहां से नमक क्यों ले जाना चाहती हो? क्या दिक्कत है आपको? वहां तो और ज्यादा नमक मिल जाएगा। तो वह झुंझला गई थोड़ी, साफिया अपने भाई से झुंझला गई, थोड़ी नाराज सी हो गई। मैं हिस्से बकरे की बात नहीं कर रही हूँ आपसे, आया होगा कहीं से, हमारे यहाँ ज्यादा होता होगा, यहाँ लाहौर में कुछ कम होता होगा, लेकिन मुझे तो लाहौर का ही नमक चाहिए। मैं यहाँ से एक सेर नमक ले जा करके ही रहूंगी, मुझे ले जाना है। मेरी माँ ने यही मंगवाया है, मेरी माँ जैसा स्नेह करने वाली जो शिख बीबी वहां पर रहती हैं, उनने मुझसे मंगवाया हो, मैं ले जाऊंगी। अब जब भाई से जिद करने लगी वो साफिया, तो भाई की समझ में कुछ नहीं आया। माँ का क्यों जिक्र किया था, माँ का जिक्र क्यों करती है तू? अपनी बहन से कहा साफिया से, अरे वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तभी मर गई थी। मैं जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला कि किस माँ की बात कर रही है तू, माँ तो हमारी पहले ही मर गई थी। देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है, सीमा रेखा, इस देश की रेखा को पार करना पड़ेगा, और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी आपके पास निकल आई तो क्या करेगा? तो आपके सामान की चिंदी बिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले, जो चेकिंग पर सीमा पर लगे रहते हैं, बॉर्डर पर चिंदी बिंदी पूरे सामान की आपकी कर देंगे। कानून जो कुछ कहना चाहता था, कानून के बारे में उसका भाई कुछ और कहना चाहता था, तो वह बिगड़ करके बोली, नाराज हो गई साफिया। निकल आने का क्या मतलब? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? छिपा के चोरी करके मैं नहीं ले जाऊंगी, ना ले जाना है, मैं तो सबको दिखा के और जता के ले जाऊंगी। भाई यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगे, बहुत गलत बात है ये आप जो गैर कानूनी चीज है वो ले जाना चाहते हो, ले जाएंगी, जबरदस्ती करके ले जाएंगी, ऐसा आप कह रही हैं। फिर भी वो कानून के बारे में कुछ बताना चाहता था। अरे फिर वही कानून वानून कहे जाते हो, मुझे कानून की बात नहीं सुनना कि कानून क्या कहता है। मुझे तो जो मैं वादा करके आई हूँ वो वादा मुझे निभाना है। मुझे एक सेर ये नमक, हमें लाहौरी नमक ले जाना है। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? क्या मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? ये चीजें भी तो कानून में होती होंगी। कौन हम चोरी करके कोई चीज ले जा रहे हैं? आखिर कस्टम वाले जो हमारी सामान की चेकिंग करेंगे, जांच करेंगे, वो भी तो इंसान है, उनके अंदर भी हृदय है। जब हम अपनी असली बात बता देंगे तो शायद उनका भी दिल पसीज जाएगा और हमें ले जाने की इजाजत दे देंगे नमक। कोई मशीन तो नहीं होते, इंसान वो भी है। हाँ वे मशीन तो नहीं होते, भाई कहता है उनका, हाँ वे मशीन तो नहीं है, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते हैं कि आपकी प्रेम भरी बातों को सुन करके उनका दिल पसीज जाएगा। बड़े कड़क और सख्त हृदय वाले लोग होते हैं वो। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है, जो सरकार आदेश देती है कि ऐसा करना है तो अपनी ड्यूटी से पीछे थोड़ी हटेंगे, आपकी बात थोड़ी सुनेंगे। अरे बाबा, साफिया कह रही, तो मैं कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी ना करें, खूब अपनी ड्यूटी करें। एक तोहफा है, वही भी चंद पैसों का, थोड़ी से पैसों का। मैं थोड़ी सा तो नमक ले जाना चाहती हूँ, शौक से देखना है, खूब शौक से देखना है कि मैं क्या ले जा रही हूँ। अरे थोड़ा सा एक सेर नमक ही तो है, कोई सोना चांदी स्मगल की हुई चीज तो नहीं है, ब्लैक मार्केट का माल तो नहीं ले जा रही मैं, साधारण सा नमक ले जाना है। बस आपसे कौन बहस करे? भाई कहता है अपनी बहन से, साफिया से, कि आप तो बहुत जिद्दी हैं, अब आपसे कौन बहस करे? आप अदीब ठहरी, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा जरूर घूमा हुआ होता है। आपका भी दिमाग थोड़ा सा लगता है घूमा हुआ है। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि आप ले जा नहीं पाएंगी, छुड़ा लिया जाएगा कस्टम पर, और बदनामी मुफ्त से होगी, बेइज्जती होगी, सबके सामने बदनामी होगी, हम सबकी होगी, हमारी भी होगी। किसकी बहन है ये? जब हमारा नाम आएगा तो आपके पीछे हमारी भी बदनामी होगी वहां पर। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? तो जब ये बात उसका भाई कर रहा था साफिया का, तो उसको थोड़ी और गुस्सा आ गई। तो साफिया ने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या ना जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा जरूर जानते हैं। अगर हम अपने मन की बात बताएंगे तो इंसानियत अगर होगी उसके अंदर, कस्टम वाले के पास, तो हमें जरूर ले जाने देगी नमक।
इंसानों को थोड़ा हम जरूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घूमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेतरह ही रहती, बेतरह की जगह हो जाती। भैया मारे गुस्से से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जब भैया इजाजत नहीं दे रहा था ले जाने की, लेकिन साफिया जिद कर रही थी मुझे तो नमक ले जाना है। तो गुस्सा के कारण उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगे, साफिया के आंसू बहने लगे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया अपनी बहन को रोता हुआ देख करके। वो भी अब उसने आवाज अपनी बंद कर ली, चुप हो गया। अगले रोज अगला दिन जब आया, 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। जैसे आज बात चल रही है तो कल उसको दोपहर में 2 बजे उसको रवाना होना है, साफिया को हिंदुस्तान के लिए रवाना होना था। अब सुबह के लिए साफिया ने सोचा कि कल सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, मुझे पूरी अपनी सामग्री रखना है, पैकिंग करना है, हर चीज करना है, बहुत तैयारी रहेगी सुबह से। इसलिए मुझे जो काम करने हैं रात में ही करने हैं, क्योंकि सुबह बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था। इसलिए उसे जितनी गिफ्ट आई थी, जो भी सामग्री ले जाना थी, रात में ही उसको पैकिंग करना थी। कमरे का दरवाजा, जिस कमरे में वो लेटी साफिया, तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया सबसे पहले तो, कि कोई डिस्टर्ब न करे, मैं अपना सामान अच्छी तरह से पैक कर सकूं। वह सामान बांधने लगी, अपना सामान इकट्ठा करके उसको बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीजें, जो फैली हुई चीजें थी उसकी, जो सामान ले जाना था उसके, सब कपड़े इत्यादि जो भी चीजें थी, तो फैली हुई सारी चीजें धीरे धीरे सिमट करके सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। बिस्तर बंद में सब बांध लिया उसने सुरक्षित, और सूटकेस में सामग्री अपनी तह करके रख दी। अब सिर्फ 2 चीजें रह गई थी जिनकी व्यवस्था और करना थी। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, कीनू फल, वहां के फल, एक प्रसिद्ध फल, जो एक उसके भाई का दोस्त, यानी कि साफिया का जो भाई था पुलिस ऑफिसर, उसका एक दोस्त दे गया था कीनू। तो वो एक दोस्त का तोहफा था। संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया एक फल, संतरा और माल्टे को मिला करके एक फल तैयार किया जाता है वहां। तो माल्टे की तरह रंगीन और मीठा होता है, और संतरे की तरह नाजुक होता है। एक नई किस्म, नई वैरायटी एक फल की तैयार की जाती है वहां, जिसको कीनू कहा जाता है। तो वो कीनू हमारे लिए रखे थे, उनका दोस्त दे गया था, एक डलिया में टोकरी में रखे थे। तो वो हमें थोड़ी पैक करना थे। और दूसरी कौन सी चीज पैक करने को रह गई थी, वो नमक की पुड़िया, जो उसने 1 सेर नमक लेके रख लिया था। नमक की पुड़िया उसको ले जाना थी। अब तक साफिया का गुस्सा धीरे धीरे उतर चुका था, शांत हो गया था उसका मन। भावना के स्थान पर, पहले तो भावना से बह रही थी वो, उसके अंदर भाव आ रहे थे कि मैं तो वादा करके आई हूँ, सिख बीवी क्या कहेंगी कि बताओ मैंने नमक कहा था, तू थोड़ा सा नमक ही नहीं ला पाई। तो थोड़ी, अब जब सोचने को बैठी वो थोड़ी रात्रि में, तो भावना पर बुद्धि धीरे धीरे हावी हो रही थी। अब थोड़ी उसने दिमाग से सोचा, बुद्धि से सोचा कि नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे ले जाएं? वादा तो करके आए हैं, लेकिन हमारे भैया भी सही कहते हैं कि ये गैर कानूनी है, नमक यहाँ से वहां नहीं ले जाया जाता, पर कैसे ले जाएंगे? अब थोड़ी थोड़ी दिमाग उसका खुला। अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लें, हाथ ही में ले जाए नमक की पुड़िया, और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें, जब वो चेकिंग करेंगे सबसे पहले नमक की पुड़िया को रख दें। लेकिन अगर कस्टम वाले ना ले जाने दें, छुड़ा लें वो हमसे नमक की पुड़िया, तो क्या होगा? तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। फिर अब क्या जबरदस्ती करेंगे हम किसी के सामने, कैसे ले जाने? अगर नहीं ले जाने देंगे तो फिर ना ले जाएंगे। लेकिन फिर उसे वायदे का क्या होगा, जो मैं वादा करके आई हूँ सिख बीबी से, जो हमने अपनी माँ से किया है, सिख बीबी से किया है कि हम थोड़ा सा लाहौरी नमक लाएंगे, मेरा वादा झूठा हो जाएगा। हम अपने को सैयद कहते हैं, सैयद मुसलमान है, जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं। फिर वायदा करके झुठलाने के क्या मायने? हम वादा करके झूठा नहीं करते, उसको जान देकर भी वादा पूरा किया जाता है हमारी जाति में। अच्छा, अब वो सोचती है साफिया, रात्रि में ये सब बातें उसके दिमाग में आ रही। फिर सोचा, अच्छा अगर इन कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे हम पुड़िया को छुपा लें, टोकरी से कीनू अलग कर दें, सबसे नीचे हम ये नमक की पुड़िया रख लें, ऊपर से इसमें कीनू भर लें, कीनुओं से ढक लें, तो बताओ भला इसमें कौन देखेगा फिर? और अगर देख लिया, फिर सोचती है कि अगर देख लिया किसी ने तो फिर शायद मेरा नमक छुड़ा लिया जाए। नहीं जी, फलों की टोकरियों तो आते वक्त भी किसी ने नहीं देखी थी। मैं फल वहां से अपने हिंदुस्तान से भी लाहौर जब आ रही थी तब भी फल लाई थी, लेकिन मेरी फल की टोकरी को किसी ने चेक नहीं किया। इसलिए शायद यहाँ से ले जाते वक्त भी हमारी फल की टोकरी को कोई चेक न करे, उसी में मैं नमक रख लूंगी। उधर से केले लाई थी और इधर से कीनू, सभी ले जा रहे हैं, यही ठीक है।
फिर देखा जाएगा जैसा होगा। उसने तुरंत जो कीनू भरी हुई टोकरी डलिया थी उसके पास में, उसने कालीन पर उलट दिए सारी कीनू। टोकरी खाली हो गई। फिर उसने नमक की पुड़िया, जो एक सेर उसने नमक ले लिया था, नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में उसने रख ली, तह में रख दी। एक बार झांक करके उसने नमक की ओर देखा कि सुरक्षित हमारा नमक हो गया है कि नहीं। उसने पुड़िया की तरफ देखा। उसे नमक को देख करके ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मानो किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया। बहुत कीमती कोई चीज हो, बहुत प्यारा कोई सदस्य हो, जिसको कब्र में जैसे उतार दिया जाता है, वैसे उसने नमक को उस टोकरी में उतार दिया। कुछ देर उकड़ू बैठ करके वह पुड़िया को ताकती रही कि मेरा नमक सुरक्षित हो गया, इस टोकरी में, इस दलिया में मैंने नमक को सुरक्षित रख लिया। और उन कहानियों को याद करती रही। कहानी उसको याद आ जाती उस नमक को देख करके, जिन्हें वह अपने बचपन में अपनी अम्मा से सुना करती थी। कैसी सुना करती थी कि अगर कोई चीज पहले राजा महाराजा जब ले जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान, तो एक कहानी उसको याद आ गई। पुरानी कहानी जो माँ सुनाया करती थी, वो कहानी उसको याद आ जाती है, जिसमें शहजादा, कोई शहजादा हो जाता है, अपनी रान चीर करके, अपनी यानी कि जांग को चीर करके हीरा छिपा लेता था। अपनी रान चीर करके शरीर के अंगों को ही काट करके उसमें चीजें छिपा ली जाती थी। हीरा छिपा लेता था राजकुमार पहले, और देव, खौफनाक भूत और राक्षसों के सामने से होता हुआ वो सरहदों से गुजर जाता था। लेकिन हीरा की पहचान कोई कर ही नहीं पाता था कि इसने अपने अंदर ही छिपा लिया है। तो ऐसा लोग करते थे पहले। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती है, वरना अपना मैं तो दिल ही चीर करके उसमें यह नमक छिपा लेती जो वादा करके आई हूँ, क्योंकि मुझे ले जाना है। उसने एक आह भरी। फिर क्या किया उसने? फिर वह कीनुओं को, पहले तो नमक की पुड़िया रख ली उस दलिया में, फिर जो कीनू पलट दिए थे कालीन में, एक एक कीनू को तह करके उसमें सजाती रही, रखती रही, टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर आसपास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। अब पुड़िया ऊपर से जब सारे कीनू उसने रख लिए, अब पुड़िया दिखाई नहीं दे रही थी, बिल्कुल छिप गई। तो अब उसको थोड़ी आश्वस्त हुई, प्रसन्नता हुई। तो आश्वस्त होकर उसने अपने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठा करके अपने पलंग के सिरहाने पर रख ली जहां पर वो सो रही थी, और लेटकर दोहर ओढ़ ली, चादर जो था उसको ओढ़ लिया। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। देखिए उसको नींद नहीं आ रही है, सब कुछ उसने व्यवस्थित कर लिया, पैकिंग कर ली, अपनी पुड़िया भी उसने सुरक्षित रख ली डलिया में। लेकिन रात के तकरीबन लगभग 1:30 बजा हुआ था। मार्च का महीना था। मार्च की सुहानी हवा, जिस कमरे में वो लेटी थी एक जालीदार खिड़की लगी हुई थी, तो खिड़की से हवा आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी, चांदनी रात थी, साफ थी, स्वच्छ था आसमान, तो चांदनी बिखर रही थी जमीन पर। खिड़की के करीब लगा एक चंपा का पेड़, उसकी खिड़की के बिल्कुल बगल में एक चंपा का पेड़ लगा हुआ था। तो चंपा का जो घना दरख्त लगा हुआ था, दरख्त माने होता है पेड़, उसकी दीवार पर पत्तियों के अक्ष लहरा रहे थे। अच्छा, चांदनी रात थी तो चंपा का जो पौधा लगा हुआ था, पेड़ लगा हुआ था, उसके पत्ते की छाया बन रही थी दीवार पर, तो वो लहरा रहे थे, हवा चल रही थी, पत्ते हिल रहे, तो वो छाया जो उभर रही थी दीवार पर, वो भी हिलती डुलती प्रतीत हो रही थी। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट। अब शांत वातावरण था रात का समय, अगर कोई खांसता था उसकी भी आवाज साफिया के कान तक आती थी। दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी ऐसी आधी रात्रि में। चौकीदार की सीटी सुनाई देती। चौकीदार, पहले चौकीदारी लोग करते थे कि लोग जागते रहे, चोर वगैरह निकल करके कोई घर में चोरी न करने को न घुस जाए, इसलिए जागते रहो, जागते हुए सोते रहो, जागते हुए सो, ऐसा कुछ आवाज करते हुए चौकीदार निकलते थे पहले, और सीटी भी बजाते थे, जिससे व्यक्ति जो सो रहे हैं थोड़ी बहुत चौकन्ने होकर के, कुत्ते जैसी नींद होकर के सोए। अच्छा, तो ऐसी हालत वहां पर बनी हुई थी। चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा हो जाता, क्योंकि रात्रि का वक्त था। यह पाकिस्तान था, और साफिया आई थी हिंदुस्तान से, यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, 3 भाई यहाँ पर पाकिस्तान में रहते थे। बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, साफिया के दोस्त भी यहाँ पर रहा करते थे, जो बचपन में जिनके साथ रही होगी, खेली होगी। बाप की कब्र थी, पिताजी भी गुजर गए थे, खत्म हो गए थे, यहीं पर उनकी कब्र बनाई गई थी पाकिस्तान में, जहां पर भाई लोग रहते हैं, जहां पर साफिया अभी आई थी। नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियां भी यहाँ थे, क्योंकि भाई भाभी यहाँ रहते थे तो उनके बच्चे भी वहीं थे, तो भतीजे भतीजियां भी छोटे छोटे वहां थे, जो उनसे बड़ी मासूमियत से पूछते थे। छोटे भतीजे थे और भतीजी बड़ी प्रेम से अपनी बुआ से पूछते थे, यानी साफिया से, कि फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं,
हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं? अरे यहाँ हम लोग नहीं आ सकते, जहाँ हम लोग नहीं आ सकते हैं, इतनी दूर आप रहती हैं, यहीं आकर के क्यों नहीं रहती हैं आप? जो छोटे छोटे बच्चे पूछते थे। उन सबके और साफिया के बीच में सिर्फ एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला, जो कस्टम कहलाता था। उस कस्टम को पार करके, उस बॉर्डर को पार करके, उस देश की सरहद को पार करके दूसरे देश में प्रवेश करना, सिर्फ ये कस्टम बना हुआ था। कल वह लाहौर से चली जाएगी। अब वो सोच रही कि अभी तो हम भाइयों के पास लाहौर आ गए हैं, लेकिन कल यहां से हमें जाना पड़ेगा। तो कल वह लाहौर से चली जाएगी। हो सकता है साल भर बाद फिर आए, जब छुट्टियां मिलेंगी तब फिर को हिंदुस्तान से लौट करके फिर पाकिस्तान आने का मौका मिले। 1 साल से पहले तो वह आ नहीं सकती थी, यानी कि बीच में छुट्टियां नहीं मिलती थी और बीच में हम पाकिस्तान अपने भाइयों से मिलने नहीं आ सकते थे। और यह भी हो सकता था कि अब कभी ना आ सके, कोई ऐसा माहौल बन जाए कि अब आना जाना समाप्ति हो जाए, ना ही आ पाए। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी, क्योंकि रात्रि का वक्त था। धीरे धीरे उसकी नींद भी आने लगी, तो आंखें बंद होने लगी। फिर उसे एक सफेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा। जहां से उसने आंख बंद करी, आंखों के सामने एक आकृति सी बनने लगी। उसके सामने क्या दिखाई देने लगा? एक सफेद दूधिया दुपट्टा आंचल लहराता हुआ उसको दिखाई दिया। भले वो स्वप्न में हो, चाहे वो उसके विचार आ रहे हो, चाहे वो सोच रही हो, कुछ लहराने लगा, जिस पर यहाँ वहां सितारे झिलमिला रहे थे। उस दुपट्टे में दुपट्टा दिखाई दे रहा था उसको। हमें वहां से आए तो बहुत दिन हो गए, यहाँ हमारी कोठी भी है, याद कर रही हो, यहाँ हमारी कोठी भी है पाकिस्तान में, ठीक है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस ही भी गए हैं, पर हमारा वतन तो लाहौर ही है। हम लाहौर के निवासी हैं, भले यहाँ बस गए हों, हमारा वतन लाहौर। उसको सिख बीबी की याद आ रही थी, सिख बीबी की, यानी कि स्वप्न में भी उसको सिख बीबी दिखाई दे रही थी, जो उसने पहले बोला था कि हमारा वतन तो भले हम यहाँ रह रहे, हमारा वतन तो लाहौर ही है। फिर देखा, उसके नेत्र फिर खुल गए। फिर देखा इकबाल का मकबरा, इकबाल जिन्होंने लिखा सरफरोशी की तमन्ना। अच्छा, इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, ये सब उसके स्वप्न में, ख्यालों में आने लगा। उस हवा में रची हुई मोलसिरी की खुशबू और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 इंसान, सिर झुकाए, चुपचाप, उदास, जैसे 2 बेजान परछाइयां दिखाई दे रही हो। मुझसे पूछ रहे हो, स्वप्न देख रही है वो साफिया लेटी हुई, ये सब चीजें उसके स्वप्न में अक्ष में आ रही है। तो 2 परछाइयां मुझे कब्र के पास से दिखाई दे रही है, उदास, चुपचाप, सीढ़ियों के पास बैठे हुए। तो मुझसे पूछ रहे हैं वो इंसान, तो तुम कल चली जाओगी? तो मैंने उत्तर दिया हाँ। अब कब आओगी मालूम नहीं, शायद अगले साल और शायद कभी नहीं, ऐसा वो बोल देती है। अब आगे क्या होता है, कैसे ख्याल आते हैं, क्या ये साफिया वो नमक की पुड़िया अपने वो हिंदुस्तान ले जा सकती है कि नहीं, कस्टम वाले इसको रोकेंगे, क्या करेंगे, क्या हाल होता है, इस कहानी में आगे आपको सुनने को मिलेगा। अभी इस पार्ट को हम यहीं समाप्त करते हैं, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में इसका वर्णन आगे किया जाएगा, जिसको आपको सुनना है। अभी वाणी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।